गाइस आज हम 12th फेल मूवी को कवर करेंगे जो कि 2023 की टॉप मूवीज में से वन है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 9.2 है। मूवी के स्टार्ट में हम एक गांव जंगल को देखते हैं। उस जंगल में एक और छोटा सा गांव होता है जिसका नाम बिलगांव होता है। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर मनोज को दिखाया जाता है जो कि छत पर बैठा पर्चियां बना रहा होता है ताकि वो अपने 12th के एग्जाम को पास कर सके। उनके घर के बाहर एक पोस्टमैन आता है जो कि एक लेटर लेके आया है। वो लेटर उसके डैड के सस्पेंशन का है। मनोज की दादी उस पोस्टमैन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को सस्पेंड क्यों कर रहे हो। तो वो पोस्टमैन कहता है कि चौहान साहब ने इनसे सीए डिस्ट्रीब्यूशन की फाइल पर साइन करने को कहा था, लेकिन इन्होंने उसे करप्शन कहकर उनके मुंह पर चप्पल दे मारी, जिस वजह से उन्होंने इसे सस्पेंड कर दिया। मनोज की दादी अपने पोते से कहती है कि जाओ अंदर से 2 नाली लेकर आओ और इसको गोली मार दो। जब वो हवाई फायर करते हैं तो वहां पर पुलिस आ जाती है और वो उस सस्पेंड वाले लेटर को उनकी दीवार पर लगा देती है। रात को उसके पिता ये फैसला करते हैं कि वो इस केस को कोर्ट में लेकर जाएंगे और अपना हक हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। उन्होंने तो बस करप्शन वाली यानी कि ब्लैक मार्केट वाली फाइल पर साइन नहीं किया था। अगले दिन मनोज का एग्जाम होता है। उसने बहुत ज्यादा चीटिंग मटेरियल इकट्ठा किया था। उसका दोस्त कहता है इतने से तो तुम पूरे चैम्बर में ही टॉप कर जाओगे, लेकिन टीचर कहता है कि ये पर्चियां सारी फाड़ दो, क्योंकि पिछले साल मैंने ये करने दिया तो 175 स्टूडेंट 200 में से फेल हो गए थे। अब नया सिस्टम लागू होगा, मैं बोर्ड पर सारे आंसर लिखूंगा और तुम सब देख कर लिख लेना। टीचर अभी लिखना स्टार्ट ही करता है कि वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर दुष्यंत सिंह आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस साल कोई चीटिंग नहीं होगी, लेकिन उस स्कूल का प्रिंसिपल उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है और मेयर को फोन करता है, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर फोन काट देता है और उस प्रिंसिपल को अपने साथ ले जाता है। इस तरह वो सारे बच्चे 12th में फेल हो जाते हैं। मनोज के पिता भी हाई कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं और वो हाई कोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके घर के हालात पहले ही काफी खराब थे। रात को कोई सब्जी के बिना ही उसकी दादी को रोटी खानी पड़ती है। जब मनोज और उसका भाई घर आते हैं तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आंखें बंद करो। जब उसकी माँ आंखें बंद करती है तो वो उसके हाथ में कुछ पैसे रख देते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हमने ये पैसे रिक्शा चलाकर कमाए हैं। तो उसकी दादी कहती है कि तुम्हारे दादा तो अगर आज जिंदा होते वो शर्म से ही डूब मरते कि हमारे परिवार में भी कोई रिक्शा चलाएगा। अगले दिन जब वो सवारियां लेकर जा रहे होते हैं तो एक आदमी उनके रिक्शे को रोकता है और सवारियों से कहता है कि नीचे उतरो और उस बस में जाकर बैठो। तभी उसका भाई कहता है कि ये नीचे क्यों उतरेंगे। तो वो आदमी कहता है कि वो जो सामने बस है वो मेयर की बस है और इस इलाके में कोई रिक्शा नहीं चलेगा सिवाय मेयर की बस के। लेकिन मनोज का भाई सवारियों को उतरने नहीं देता और उस आदमी के साथ हाथापाई शुरू कर देता है। ये स्टोरी 1997 की है और उस वक्त लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। इस तरह पुलिस उन्हें जेल में बंद कर देती है। तभी मनोज कहता है कि मैं अपने घर से अपनी दादी की 2 नाली लेकर आऊंगा और तुम्हें फायर मार दूंगा। पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम ना लेकर आए और मुझे गोली ना मारी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा और उसे बार बार कहता है कि अब जा ना लेकर आ 2 नाली। वो भागता है और उसी इंस्पेक्टर दुष्यंत सिंह के पास जाता है। उसके घर के बाहर जाकर चलाता है, दुष्यंत सर। उस वक्त रात का भी काफी टाइम हो चुका था, इसलिए दुष्यंत सर के घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसे अंदर नहीं जाने देता। लेकिन वो इतनी दफा चलाता है कि दुष्यंत सर बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कल सुबह बात करेंगे। लेकिन मनोज कहता है कि उस दिन आप फिर हमारी चीटिंग क्यों रुकवाने आए थे? उस वक्त तो आपको ड्यूटी बहुत याद थी। अगर आप उस दिन हमारी चीटिंग ना रुकवाते तो मैं पास हो जाता और मैं किसी नौकरी पर लग जाता। आपकी वजह से ही मुझे रिक्शा चलाना पड़ रहा है। दुष्यंत सर को ये बात क्लिक करती है और वो मनोज के साथ थाने चलने के लिए राजी हो जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन जाकर उसके और उसके भाई को थाने से निकलवा लेते हैं। फिर वो उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर उनके घर तक छोड़ने आते हैं। रास्ते में मनोज उनसे कहता है कि मेरे पिता भी आपकी तरह ही ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें तो उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए मेरा ईमानदारी पर से भरोसा ही उठ गया था। लेकिन आपको देखकर मुझे समझ आई कि अगर पावर हाथ में हो तो ईमानदारी भी सही है। और वो कहता है कि मुझे आपकी तरह ही बनना होगा। इस पर दुष्यंत सर उन्हें कहते हैं कि तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। ये बात मनोज को काफी मोटिवेट करती है और वो दिन रात मेहनत करके 12th में पास हो जाता है। उसकी दादी उसको काफी सारे पैसे जो कि उसने पाई पाई करके जमा की होती है उसे देती है और कहती है कि शहर जा और बड़ा पुलिस वाला बनकर ही वापस आ। वो बस में बैठकर शहर की तरफ रवाना होता है। उसके साथ एक लेडी भी बैठी होती है। जब बस अपनी मंजिल ग्वालियर पर पहुंच जाती है तो कंडक्टर मनोज से कहता है कि आखिरी स्टॉप आ गया, लेकिन मनोज सोया होता है। वो उठता है तो देखता है कि उसका बैग वहां पर नहीं। वो कंडक्टर से पूछता है तो वो कहता है कि जो लेडी तुम्हारे साथ बैठी थी वो आधा घंटा पहले ही पीछे स्टॉप पर उतर गई और वो बैग अपने साथ ले गई। इतने बड़े शहर में सरवाइव करने के लिए मनोज के पास अब 1 रुपया भी नहीं था। मनोज एक ऑफिस के बाहर सारी रात गुजारता
है। जब वो ऑफिस खुलता है तो वो आकर आदमी से पूछता है कि पीसीएस एग्जाम और कोचिंग कब से स्टार्ट होगी। तो वो कहता है कि क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? सरकार ने पीसीएस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है 3 साल के लिए, क्योंकि सरकार इस काबिल नहीं कि वो हवालदारों को उनका खर्चा पानी दे सके। 2-3 दिन तक वो एक होटल के बाहर भूखा प्यासा बैठा था, लेकिन जब उसकी भूख हद से बढ़ गई तो वो उठ के होटल के अंदर आ गया और होटल के मालिक से कहने लगा कि आप कोई काम दे, मैं वो काम करूंगा और मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। होटल का मालिक उसे खाने के लिए खाना देता है और वो काफी जल्दी खाना खा लेता है। तभी उसे उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम प्रीतम पांडे होता है। मनोज खाना खाने के बाद होटल के मैनेजर से कहता है कि आप मुझे कोई काम दो अब। तो होटल का मैनेजर कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, पैसे बाद में दे देना, लेकिन वो जिद करता है कि आप अभी मुझे कोई काम दो। लेकिन वो कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो। मनोज कहता है कि कोई स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, पीसीएस का एग्जाम तो कैंसिल हो गया। तभी उसका दोस्त प्रीतम पांडे कहता है कि सिर्फ तुम्हारा ही एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, हमारा भी तो हुआ है। मनोज उसके पास जाकर बैठ जाता है। प्रीतम कहता है कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ आईपीएस एग्जाम देने के लिए। मनोज को ये तक नहीं पता कि आईपीएस क्या होता है। प्रीतम उसे बताता है कि वो डीएसपी का भी बाप होता है। मनोज के बार बार जिद करने की वजह से प्रीतम उसे अपने साथ दिल्ली ले जाता है। मनोज प्रीतम के साथ ही रहता है। उनके पास एक लड़का टुटुल आता है। मनोज उसे पूछता है कि क्या तुम्हें आईपीएस के बारे में कुछ पता है? वो कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक आदमी गौरी रहता है। टुटुल उन्हें उसके पास ले जाता है। वो गौरी से पूछते हैं कि आईपीएस क्या है। गौरी बाई उन्हें यूपीएससी के स्टेप्स के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि पहला स्टेप प्रीलिम्स होता है, जिसमें 2 लाख हिंदी मीडियम स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, जिसमें से सिर्फ 1000 या 1500 ही उस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं और अगले स्टेप मेंस की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप इंटरव्यू होता है, जिस पर सिर्फ 100 या 150 लोग ही पहुंच पाते हैं। इंटरव्यू में से सिर्फ 200 में से 20 ही सिलेक्ट होते हैं। गौरी भैया उन्हें सब कुछ सांप सीढ़ी गेम के जरिए समझाते हैं। तभी गौरी भैया उन्हें बताते हैं कि मेरी ये 6ठी अटेम्प्ट है। मनोज कहता है कि सबको तो 4 अटेम्प्ट मिलती हैं, लेकिन गौरी कहता है कि हम निचली कास्ट वालों को 6 अटेम्प्ट्स मिलती हैं। गौरी भैया ने तो अपना यूनिफॉर्म भी ले लिया था कि वो आईपीएस बन ही जाएंगे, लेकिन रिजल्ट वाले दिन उन्हें पता चलता है कि वो अपनी 6ठी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए हैं। लेकिन वो दूसरों को बनाने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं, जिसमें वो लोगों को फ्री गाइड करते हैं ताकि उनका सपना पूरा हो जाए। मनोज अपने पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में ही फेल हो जाता है। तभी गौरी भाई उसे कहते हैं कि रीस्टार्ट। गौरी भैया उसे लाइब्रेरी में काम दिलवा देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर सके और अपने पैसे भी पूरे कर सके। उसका दोस्त प्रीतम अपना टीचर चेंज कर लेता है। वो उसके पास जाता है जिसने अपने प्रीलिम्स में टॉप किया होता है। मनोज जब उसके पास चाय लेके जाता है तो वो उसे कह देता है छोटे। तभी प्रीतम कहता है कि ये छोटे नहीं, ये मेरा दोस्त है जो कि आईपीएस की तैयारी कर रहा है। वो आदमी कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है, तुम कब भी चाहो मैं तुम्हें ये कर्ज वापस कर सकता हूँ। मनोज इसी तरह मेहनत करता है और उसका दूसरा अटेम्प्ट आ जाता है और वो प्रीलिम्स में पास हो जाता है। लेकिन उसका दोस्त प्रीतम अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था। मनोज अपने घर में फोन करके भी बता देता है कि उसने प्रीलिम्स को पास कर लिया है, इसलिए वो मेंस की तैयारी के लिए एक दूसरे इंस्टीट्यूट A to Z में दाखिला लेने जाता है। वहाँ पर एक लेडी बैठी होती है, उसे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताती है। वो मनोज को उनकी फीस 1200 रुपया बताती है, लेकिन मनोज कहता है कि मेरे पास अभी सिर्फ 680 रुपए हैं, मैं बाकी इंस्टॉलमेंट में जमा करवा दूंगा। वो लेडी उसे कहती है कि तुम्हारी फीस तो मैं माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा काम करवाना होगा। वो वहाँ पर एक आदमी को फोटोज पकड़ाता है। तभी उसे वहाँ पर दीप मोहन उसी आदमी की फोटो आती है जिसने प्रीलिम्स में टॉप किया था, लेकिन वो समझ जाता है कि उन्होंने यहाँ से एजुकेशन नहीं ली थी। वो उसी लेडी के पास वापस जाता है और कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, दीप मोहन सर ने यहाँ से मेंस की तैयारी नहीं की थी। वो कहती है कि हमने दीप मोहन को 1.5 लाख रुपया दिया है ताकि हम उसकी फ़ोटो को इधर लगा सकें, और वो कहती है कि अगर तुम टॉप करोगे तो मैं तुम्हें भी 1.5 लाख दूंगी। वो समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उससे बहस करने लगता है। तभी वहाँ पर एक और कस्टमर आता है जो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आया था। वो अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ करवाने आए थे, लेकिन मनोज उन्हें सारी सच्चाई बताता है तो अपनी बेटी का एडमिशन वहाँ नहीं करवाते। मनोज भी अपनी फ़ीस वापस लेता है और वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आपने अपना प्रीलिम्स पास कर लिया है? तो मनोज कहता है कि हाँ, मैंने सेल्फ बेस्ड स्टडी करके अपने प्रीलिम्स को पास किया है। कुछ दिनों बाद वो लड़की लाइब्रेरी में आती है और मनोज को कहती है कि क्या तुमने सच में सेल्फ स्टडी करके ही प्रीलिम्स को पास किया है? तो मनोज कहता है हाँ सच में। उसके हाथ में एक बुक होती है जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। वो मनोज से पूछती है कि क्या तुम इंजीनियर हो? मनोज भी अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कहता है कि हाँ, लेकिन उसने BA हिस्ट्री में पास किया होता है। वो लड़की फिर उसे अपना नाम बताती है, उसका नाम श्रद्धा होता है। वो दोनों फिर फ्रेंड बन जाते हैं। वो दोनों उसी सेम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं
जहाँ से वो अपने मेंस की तैयारी कर सके। उस इंस्टीट्यूट का टीचर फिर ऐसे पढ़ने शुरू करता है। वो मनोज को आवाज देता है और कहता है कि मनोज ने सबसे अच्छे ऐसे लिखा है टेररिज्म इन इंडिया पर। टाइम के साथ साथ मनोज और श्रद्धा में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मनोज और श्रद्धा इंस्टीट्यूट में बैठे होते हैं। वहाँ पर टीचर रॉकेट साइंस पढ़ा रहे होते हैं। वो रॉकेट के ऊपर जाने का फंडामेंटल बेसिक प्रोसेस पूछते हैं तो श्रद्धा कहती है कि मनोज तुम इसे बता सकते हो क्योंकि तुम एक इंजीनियर हो, लेकिन मनोज इनकार कर देता है। तभी श्रद्धा खड़ी होती है और कहती है कि सर मनोज शाये कर रहा है, लेकिन उसे पता है। सर कहते हैं कि हमारे पास तो इसके डॉक्यूमेंट्स में आया था कि इसने बीए हिस्ट्री और हिंदी में पास किया है, क्या हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? मनोज कहता है कि सर हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इंजीनियर नहीं, मैंने सच में बीए हिस्ट्री और हिंदी में ही पास किया है। इस पर श्रद्धा काफी रूड हो जाती है। रात को लाइब्रेरी का साहब उसे बुलाता है। लाइब्रेरी का साहब इससे पूछता है कि पिछले साल जब हमने रद्दी बेची थी तो वो 6200 की बिकी थी, इस दफा 4800 की क्यों बिकी? 1400 रुपया तुमने रखा है। मनोज कहता है कि मैंने नहीं रखा। इस पर उनकी काफी बहस होती है तो वो साहिब उसके डैड को एक करप्ट कह देता है, जिस पर मनोज को काफी गुस्सा आता है और वो लाइब्रेरी से काम छोड़ के चला जाता है। फिर वो एक चक्की में काम करना शुरू कर देता है, यानी कि फ्लोर मिल में। वहाँ पर उसका दोस्त प्रीतम उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम्हें श्रद्धा से माफी मांगनी होगी। वो वहाँ एक छोटे से कमरे में एक छोटे से बल्ब के नीचे अपने मेंस की तैयारी करता है। जब वो मेंस देकर बाहर निकलता है तो उससे उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हारा मेंस कैसा रहा? वो कहता है कि काफी अच्छा रहा, मैं इस दफा पक्का पास हो जाऊंगा। मनोज कहता है कि जो ऐसे टेररिज्म इन इंडिया आया था वो मैंने काफी अच्छे तरीके से तैयार किया था, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ऐसा तो कोई ऐसे नहीं आया था। जब वो ध्यान से देखता है तो वो टूरिज्म इन इंडिया होता है, ना कि टेररिज्म इन इंडिया। फिर वो शहर छोड़ के श्रद्धा के घर जाता है क्योंकि श्रद्धा ने उसे अपना एड्रेस बताया था। वो उसके घर जाता है तो एक आदमी बाहर आता है। वो उसे श्रद्धा के बारे में पूछता है। वो आदमी उसे कहता है वो अपनी बुआ के घर एक शादी पर गई है। मनोज कहता है कि क्या मेरी फोन पे उससे बात हो सकती है? जब वो फोन पे उससे बात करता है तो वो उसे आई लव यू बोल देता है, लेकिन श्रद्धा कोई रिप्लाई नहीं देती और वो उसे उसके घर जाने का कहती है। फिर वो अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने घर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो अपनी माँ से गुस्सा होकर कहता है कि आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। फिर उसकी माँ उसको काफी तसल्लियां देती है, लेकिन वो समझ आता है कि उसकी माँ उससे झूठ बोल रही है। फिर वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चक्की में 15 से 16 घंटे काम करता है। एक दिन उसके पिता उससे मिलने आते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें IPS बनने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मंडी में लगवाता हूँ, वहाँ हम दोनों मिलकर ब्लैक मार्केटिंग का काम करेंगे। लेकिन वो कहता है कि आप ही बचपन में हमें एक पोएम सुनाया करते थे जिसमें आपने ये कहा था कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर वो अपने बाबा को काफी मोटिवेट करता है और उसके बाबा भी कहते हैं अब मैं हाई कोर्ट में अपना केस जीत कर रहूंगा और तुम भी IPS बनकर ही वापस आना। फिर वो अपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देता है। वो फ्लोर मिल में काम कर रहा होता है। श्रद्धा उसे आकर बताती है कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। वो कहता है वो तो होना ही था क्योंकि मैंने काफी अच्छे तरीके से उसकी तैयारी की थी। मनोज कहता है कि मैं मेंस भी ऐसे ही पास कर लूंगा, लेकिन श्रद्धा कहती है उसमें बहुत लंबे लंबे ऐसे लिखने होते हैं और इतने शोर में तुम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो? वो कहता है कि सर अब्दुल कलाम स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मनोज अपने मेंस में तीसरी अटेम्प्ट में फेल हो गया है। अब उसके पास सिर्फ आखिरी अटेम्प्ट थी। वो चाय की दुकान पर श्रद्धा के साथ बैठा होता है। उसका दोस्त प्रीतम वहाँ आके श्रद्धा की काफी बुराइयां करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मेंस में फेल हो गया। श्रद्धा रोने लगती है और वो मनोज से दूर चले जाती है। मनोज उसके पास जाता है और कहता है कि तुम उसकी बातों पर ध्यान ना दो। श्रद्धा कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया पलट दूंगा, जाओ दुनिया को पलट। फिर वो वहाँ से भागता है और सर दीप मोहन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे बताइए मैं मेंस को कैसे क्लियर कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए काफी तैयारी करनी होगी। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें 8 मिनट में 200 लफ्ज लिखने होंगे। वो कहता है मैं लिख लूंगा। सर उसे कहते हैं फिर तुम कोई टॉपिक बताओ। वो कहता है कि आप बताइए। वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि मनोज कुमार शर्मा। फिर दीप मोहन सर कहते हैं कि अपने ऊपर एक ऐसे लिखो जिसमें 200 लफ्ज हों और तुम्हारे पास 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त है। वो मुश्किल से 50-60 लफ्ज ही लिख पाता है तो दीप मोहन सर कहते हैं कि तुम्हारा मुश्किल है, तुम मेंस को पार कर सकते। जब वो गौरी भाई को आकर ये बताता है तो गौरी भाई कहते हैं कि वो बकवास कर रहा है, तुम इजीली मेंस को क्लियर कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में बैठ के पढ़ोगे। वो टोटल से कहते हैं कि मेरे कमरे को साफ करो और वहाँ पर इसका सामान शिफ्ट करो ताकि ये आसानी से वहाँ पर अपनी तैयारी कर सके। फिर वो एक दिन में 16 घंटे पढ़ता है। श्रद्धा भी उसे वक्त वक्त पर मोटिवेट करती है। जब उसका मेंस होता है तो वो मेंस को पास कर लेता है। फिर वो प्रीतम से कहता है कि फोन देना, मैंने
श्रद्धा को फोन करके बताना है कि मैंने अपने मेंस को पास कर लिया है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें यूपीएससी के यू तक का नहीं पता था, ये सब मैंने तुम्हें बताया, अब तुम मुझे भूल गए हो। फिर वो एक पीसीओ पर जाकर श्रद्धा के घर फोन करता है। उसकी माँ फोन उठाती है, वो कहती है कि मैं श्रद्धा को बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था, वो इस वक्त घर नहीं है। फिर वो रात तक पीसीओ पर बैठे इंतजार करता है कि अब श्रद्धा का फोन आएगा। रात गए श्रद्धा का फोन आता है और वो मनोज से कहती है कि किसी ने हमारे रिलेशनशिप को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मॉम डैड को बता दिया, जिसकी वजह से वो मुझे दिल्ली नहीं आने दे रहे। फिर वो पांडे को फोन करता है। एक पुलिस ऑफिसर उसका फोन उठाता है और वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त इस वक्त जेल में बंद है। फिर वो जेल में उससे मिलने जाता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि ये सड़क में खुलेआम गालियां दे रहा था, मैंने रोका तो मुझे ही गाली दे दी एक पुलिस वाले को। मनोज कहता है कि इसने आप पर हाथ उठाया। वो कहता है कि नहीं, क्या मैं इंतजार करता इसके हाथ उठाने का। फिर पुलिस वाला कहता है कि इसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। मनोज कहता है कि उसका एविडेंस दिखाइए। प्रीतम जेल से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है और इसने मुझसे 3000 रुपए भी लिए हैं। मनोज फिर कहता है कि ये जो तुमने लिया है ये रिश्वत है और ये जो अंदर ऑफिसर बैठा है ये इसका आई विटनेस है। फिर वो काफी गुस्से से उस इंस्पेक्टर से बात करता है। वो पुलिस वाला कहता है कि अपनी जुबान को संभाल कर बात करो। मनोज कहता है कि आज मेरा मेन क्लियर हुआ है, 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, अगर वो क्लियर हो गया तो जो पहला लेटर मैं लिखूंगा वो तुम्हारी सस्पेंशन का होगा। इस पर अंदर से पुलिस वाला बाहर आता है और वो कहता है कि इसको वार्निंग दे के छोड़ दो, लेकिन मनोज कहता है इसने जो 3000 रुपया हमसे लिया है, पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि वो भी वापस कर दो। फिर वो पांडे का फोन चेक करता है तो उसने ही श्रद्धा के घर फोन किया होता है। मनोज उसे कहता है कि आइंदा मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। श्रद्धा फिर अपने घर वालों को कन्विंस करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं जो आपको बताई गई है, कि आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं। वो अपने घर वालों को काफी कोशिशों के बाद कन्विंस कर ही लेती है और उसके घर वाले उसे दिल्ली जाने की इजाजत दे देते हैं। फिर वो मनोज को इंटरव्यू के लिए रेडी करती है, उसका हेयर कट करवाती है और उसे नए कपड़े लेकर देती है। मनोज फिर अपने दोस्त प्रीतम से मिलने जाता है और उसका थैंक यू करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे IPS का आइडिया मिला, और उसे कहता है कि तुम्हें अपने दिल की सुनी होगी, अगर तुम टीवी पर आना चाहते हो तो तुम रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते। वो कहता है कि अच्छा आइडिया है, अब से मैं रिपोर्टिंग ही शुरू करूंगा। फिर वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए यूपीएससी के ऑफिस जाते हैं। श्रद्धा उसे एक चिट्ठी देती है और कहती है कि जब अकेले हो तब इसे पढ़ना। मनोज फिर उस ऑफिस में जाता है। जब उसको बुलाया जाता है तो वहाँ पर एक आदमी उसे पूछता है कि तुम्हारा 1 साल जाया क्यों हुआ। तो वो कहता है कि मैं 12वीं में फेल हो गया था। एक क्लर्क मनोज को कहता है कि जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लेना है वो इंग्लिश मीडियम है, उसे ये ना कहना कि तुम 12वीं में फेल हो गए, उसे झूठ बोल देना कि मेरी दादी मर गई। फिर वो आदमी जो कि उसका इंटरव्यू ले रहा होता है वो पूछता है कि तुम्हारे 1 साल का गैप क्यों है। वो कहता है कि मैं 12वीं में फेल हो गया था। वो पूछता है कि क्यों। वो कहता है कि उस साल चीटिंग नहीं हुई थी। वो आदमी कहता है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अब तुम जा सकते हो। तभी एक औरत कहती है कि बाहर 2 मिनट इंतजार करो। वो श्रद्धा की चिट्ठी पढ़ता है। श्रद्धा ने चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुम IPS बनो या ना बनो, अगर तुम आटा चक्की भी चलाओ तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी। जिस चिट्ठी को पढ़ के वो काफी मोटिवेट होता है। उसको दोबारा अंदर बुलाया जाता है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन तुमने ये क्यों बताया कि तुमने चीटिंग नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए। वो बताता है कि हमारे गांव में हर साल ऐसा ही होता है कि चीटिंग होती है और सब पास हो जाते हैं, सबकी A डिवीजन भी आती है, लेकिन मेरी D डिवीजन इसलिए आई क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करके पेपर दिए थे। लेकिन मैं उन सबसे ज्यादा खुश था क्योंकि मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर D ग्रेड हासिल किया था। फिर वो काफी अच्छी बातें करता है। मनोज फिर कहता है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर तुम सूरज नहीं बन सकते तो कम से कम एक लैंप बन जाओ जिससे तुम अपने मोहल्ले को ही रोशन कर सको। जिस पर वो आदमी कहता है कि फिर जाओ, तुम एक लैंप ही बन जाओ। जब मनोज कमरे से बाहर जा रहा होता है तो उसके कान में एक आवाज आती है, सच अ टाइम वेस्ट। जिस दिन इंटरव्यू का रिजल्ट आना था तो मनोज चलने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन श्रद्धा उसे जिद की वजह से अपने साथ ले जाती है। जब वो लिस्ट चेक करती है तो उसमें मनोज का नाम होता है। इसकी वजह ये थी कि जो ऑफिसर उसके साथ बैठे थे वो उस इंटरव्यूअर से कहते हैं कि ऐसे ऑफिसर कम ही मिलते हैं, और वो मनोज की काफी तारीफें करके उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। IPS बनने के बाद वो दुष्यंत सर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ। दुष्यंत सर उसे पहचानते नहीं तो वो कहते हैं कि आपने ही मुझे कहा था कि चीटिंग छोड़ दो, मैंने चीटिंग छोड़ दी। फिर वो अपने घर फोन करके बताता है कि वो IPS बन गया है। इस पर उसके डैड काफी खुश होते हैं और उस आदमी से जाकर कहते हैं कि अब मैं उसे बताऊंगा कि उसने एक IPS के बाप से पंगा लिया है। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें।